हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। गॉड ब्लेस यू। गेट सक्सेस इन योर लाइफ। आप अपने जीवन में सफल हो, भगवान आपकी हर इच्छा, हर मनोकामना पूर्ण करे, आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें और इसी तरह आगे बढ़ते रहें। हम बात कर रहे थे हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान का इतिहास। तो इसमें मैंने क्या थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया था, यानी किस प्रकार राजस्थान का स्वरूप देखने को मिलता है, किस प्रकार प्राचीन समय में पृथ्वी विभिन्न भागों में फिर भूखंड होते हैं, फिर दो होते हैं। इन दोनों में राजस्थान में 33 सागर, जो राजस्थान में वर्तमान में खारे पानी की झील के रूप में उपस्थित है। इसके बाद में हमने देखा था कि कर्नल जेम्स को राजस्थान का इतिहास का जनक कहा जाता है। हिस्ट्री ऑफ फादर ऑफ हिस्ट्री ऑफ राजस्थान इज कर्नल जेम्स टोड, यानी कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है। इसके बारे में हमने चर्चा की, देखा था किस प्रकार कर्नल जेम्स टोड है, वो स्कॉटलैंड के निवासी, इलिस्टन क्षेत्र है यूके का, वहां के निवासी थे। किस प्रकार ये हमारे भारत में आते हैं और भारत में आने के बाद राजस्थान में आते हैं। 1806 में सर्वप्रथम बार उदयपुर में आए थे, जून के माह में आते हैं। और इसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इन्हें 1817 से लेकर 1822 तक राजस्थान का जो पॉलिटिकल एजेंट है 1818 में ये पश्चिमी राजस्थान स्टेट में आते हैं। उदयपुर और उसके आसपास का जो क्षेत्र है हड़ौती, उसमें क्या सर्वप्रथम मेवाड़ और हड़ौती का क्षेत्र है, वहां पर पॉलिटिकल एजेंट के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। बाद में धीरे धीरे इनका क्षेत्र विस्तार क्या बढ़ाया जाता है। नवंबर 1818 तक इनके क्षेत्र विस्तार बढ़ा दिया जाता है। बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी मेवाड़ के शासक भीम सिंह सिसोदिया के प्रयासों से क्या है, इन्होंने क्या सेक्शन दिखवाई थी और यह संपूर्ण राजस्थान में भ्रमण करते हैं और भ्रमण करते करते किताब लिखते थे, जिसका नाम है 1829 में आई थी, जिसका नाम है द अनाल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान, और इसका दूसरा नाम है द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया। इसमें यह हमारे राजस्थान के संपूर्ण यात्रा वृत्तांत का वर्णन करते हैं और राजस्थान के इतिहास के बारे में बताते हैं। घोड़े के रूप में घोड़े रखते थे, घोड़े के ऊपर घूमते थे और लोगों से पूछते थे कि हमारे राजस्थान में क्या हुआ, आपके इस क्षेत्र में क्या हुआ था, आपके इस क्षेत्र में क्या हुआ था, लोग बताते थे। उसी प्रकार की किताब में लिख देते थे। वहां के निवासी थे और अपने राजस्थान के बारे में रिसर्च कर लेते हैं, लिख देते हैं, तो इन्हें राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है। आज भी हम इनकी किताबें पढ़ते हैं। इनकी दूसरी ये किताब आती है, कौन सी आती है, पश्चिम भारत की यात्रा है, वेस्टर्न ट्रेवल्स इन इंडिया। इसमें भी ये क्या भारत की यात्रा वृत्तांत के बारे में लिखते हैं। फिर ये वहां पर चले जाते हैं, कहाँ पर, अपने क्षेत्र विशेष में चले जाते हैं और इस पुस्तक के माध्यम से हम इन्हें आज भी इनके बारे में पढ़ते हैं। तो ये कौन से थे, कर्नल जेम्स टोड। इसके बाद हमने चर्चा की थी कि प्राचीन समय में भारत क्या है, छोटे छोटे भूखंडों में छोटे छोटे रियासतें हुआ करती थी। बाद में धीरे धीरे इनमें क्या परिवर्तन होता गया। तो 15 अगस्त 1947 को जब भारत देश आजाद हुआ, उससे पहले के रियासतें हुआ करती थी, शासक थे, राजा थे, वो अपने अधीन में रखते थे। जैसे जयपुर का किला है, बीकानेर का किला है, हनुमानगढ़ का किला है, पटनेर का किला है, ये अलग अलग किले हैं, लोहागढ़ दुर्ग है, अलग अलग किले हैं, इनके शासक हुआ करते थे। ये अपने क्षेत्र विशेष को प्रसारित करने के लिए एक दूसरे शासकों पर के हमले किया करते थे, बनाते थे। तो किस प्रकार ये रियासतें और किस प्रकार राजस्थान का एकीकरण हुआ, तो कल हमने चर्चा की थी कि 15 अगस्त 1947 से पहले ये रियासतें हुआ करती थी। चर्चिल नाम का एक पीएम थे, वो क्या कहते थे, वो अपना अधिकार चलाते थे। ब्रिटेन की अगर बात करते हैं, अपने आधिपत्य में रखते थे और वो अपना अधिकार चलाते थे। लेकिन मजदूर दल की सरकार आती है, सत्ता परिवर्तन होती है। सत्ता परिवर्तन होने के बाद 1945 की अगर बात करते हैं, सत्ता परिवर्तन होता है और मजदूर दल की पार्टी होती है, जिसके अध्यक्ष कौन से थे, कलीमेट एटली, वो पीएम बनते। मजदूर दल, लेबर पार्टी चलता है। लेबर पार्टी जब सभी का सहयोग से एक पार्टी बनती है और पार्टी के संस्थापक के रूप में क्लीमेट एटली होते हैं, वो जनता के विचार को सर्वोपरि रखते हैं, जनता के बारे में सोचते हैं, तो जनता उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करती है। और चुनकर जब वो आते हैं तो वो कहते हैं कि 1948 तक हम भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार के उनके हाथों में स्थानांतरित कर देंगे। यानी अब ब्रिटिश जो सरकार है, ब्रिटिश आधिपत्य को नहीं रखेंगे, हम उनका संविधान उनके अनुसार छोड़ देंगे, जो वो जैसा चलाना चाहिए वैसे उन्हें चलाए। तो ये बात थी। तो उन्होंने उसमें वहां के जो अगर बात करते हैं, भारत के वायसराय बेबल थे, लॉर्ड बेबल भारत के वायसराय थे। उन्हें कहा, उन्होंने उनसे बात कही और कहा कि आप भारत में इस प्रकार का प्रचार करें कि हम भारत का विभाजन कर रहे हैं। तो उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया कि नहीं, हम भारतीयों का जो संविधान है भारतीयों के हाथों में नहीं सौंप सकते। अगर ऐसा किया तो वो अपनी इच्छा अनुसार चलाएंगे। लेकिन कलीमेट यही चाहते थे कि हम उनके ऊपर आधिपत्य नहीं रखें, वो अपने अनुसार के अपनी सत्ता चलाएं। लेकिन फिर ये नहीं मानते तो बेबल को वापस बुलाया जाता है और लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल एंड वायसराय बना करके भेजा जाता है और कहा जाता है कि आप भारत में जाकर इस प्रकार की घोषणा करें कि हम भारत में क्या है, इस प्रकार के भारत का विभाजन करेंगे और उनका सत्ता हस्तांतरण उनके हाथों में सौंप देंगे। तो 4 जून को जब ये भारत आते हैं तो वो कहते हैं कि हम आपके क्या सत्ता आपके सामने क्या सौंप रहे हैं। तो धीरे धीरे लोगों में होता है और वो कहते हैं कि जो पाकिस्तान में मिलना चाहिए पाकिस्तान में मिले,
जो भारत में मिलना चाहिए भारत में मिले और जो स्वतंत्र रहना चाहिए स्वतंत्र रहे। तो इस प्रकार भारत की रियासतें थी। इसी प्रकार के राजस्थान में भी रियासतें थी, विभिन्न रियासतें, 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने हैं। तो ये 19 रियासतें हैं, इन्हें भी स्वतंत्रता का अधिकार मिल गया था कि अगर यह रियासत भारत में मिलना चाहे तो भारत में मिल सकती है, राजस्थान में चाहे तो राजस्थान में मिल सकती है, यदि यह रियासत स्वतंत्र रहना चाहिए तो स्वतंत्र भी रह सकती है। इनको अधिकार मिल गया था क्योंकि वहां पर घोषणा कर दी गई थी या अपनी इच्छा अनुसार है, आप कैसा ही करें, हम तो भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार चलवाएंगे, उनके हाथों में स्थानांतरित कर देंगे, वो जैसा चलाना चाहिए वैसा चलवाएंगे। तो धीरे धीरे ऐसा कहा गया। तो राजस्थान की जो रियासतें थी, हम मोस्टली क्या राजस्थान के अगर भारत में भी रियासतें थी, लेकिन भारत की तरफ अपनी हिस्ट्री पढ़ेंगे, इंडिया की हिस्ट्री तरफ कभी चर्चा करेंगे। अभी राजस्थान हिस्ट्री की बात करते हैं। तो राजस्थान के जो रियासतें थी वो क्या कहती है, कुछ तो रियासतें ऐसे थी वो कहती है हम स्वतंत्र है, हमें स्वतंत्रता का अधिकार है। कब से हम क्या राजाओं के बड़े बड़े जो शासक थे उनके अधिपत्य में रहना है, कब से हम ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन रहने, उनकी बात कर रही है, कभी कुछ ले जाना पड़ता है, कभी कुछ करना पड़ता है, उनके लिए हम स्वतंत्र रहेंगे। कुछ रियासतें ऐसी थी वो कहती हैं हम पाकिस्तान में जाएंगे, हम तो भारतीयों की भाषा ही नहीं जानते हैं, हम यहाँ के लोगों की क्या है कैसे समझेंगे, उनके विचार कैसे समझेंगे, हम तो क्या पाकिस्तान में जाए। ठीक है, तो फिर राजस्थान के एकीकरण के सर्वाधिक योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल का रहता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की संज्ञा दी जाती है। वो आते हैं राजस्थान के एकीकरण की बात करते हैं तो उन्हें बुलाया जाता है, उनको कहते हैं कि आप ये रियासतें हैं, ये तो क्या कुछ तो क्या स्वतंत्र रहना चाहती है और कुछ पाकिस्तान में मिलना चाहती है। अपने राजस्थान का एकीकरण करेंगे कैसे, राजस्थान का संयुक्त रूप जो है बहुत बड़ा है, विस्तृत है, इसको एक मुट्ठी भर में कैसे बंद करेंगे। तो वल्लभ भाई पटेल कहते हैं ठीक है मेरे साथ चले, हम प्रयास करेंगे। तो सरदार वल्लभ पटेल ने अथक प्रयास किया था, बहुत प्रयास किया था। प्रयास करने के बाद रियासतों को अपनी ओर अग्रसर करना स्वीकार किया गया था। उन्होंने एक कमेटी का निर्माण किया था, शंकरदेव राय समिति थी, वो भारत सरकार के मुख्य सचिव वीपी मेनन है, उनके सहयोग से एक कमेटी का निर्माण किया था जिसका नाम था शंकरदेव राय समिति है। उन्होंने कहा था कि यह समिति लोगों के बीच में जाकर उनके विचार जानेगी, जनता का विचार जानेगी, यानी जनता कहां पर मिलना चाहती है, भारत में, पाकिस्तान में, नेपाल में, कहां पर जाना चाहती है। तो शंकरदेव राय समिति है ये, इसमें कुछ सदस्य थे, शंकरदेव राय इसमें मुख्य मेनन थे, वीपी मेनन इसके अध्यक्ष थे। ये जनता में जाते हैं, उनके विचार देते हैं। फिर आकर के सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं कि ये इस प्रकार के लोग मिलना तो चाह रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं हमें सुरक्षा नहीं मिलेगी, हमें खाद्य सामग्री नहीं मिलेगी, हमारी सुरक्षा का धनी कौन है, हमारा मालिक कौन है। हमारे अगर किसी भी प्रकार की कोई विपदा आ गई, पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी हमारा सहयोग करती थी, अब अगर आ गई तो कौन करेगा, अभी तो क्या खिंडी पड़े हैं सारे, तो हम क्या उसी के अधीन होंगे, जो विस्तृत भाग तो उसी के अधीन चलाएंगे। फिर सरदार वल्लभ पटेल और वीपी मेनन क्या प्रयास करते हैं और रियासतों को एक एक करके समझाते हैं कि हम आपको संचार की सुविधा भी दें, आपको खाद्यान्न की सुविधा भी देंगे, आपको किसी भी प्रकार की कोई अगर किसी भी जरूरत की किसी भी वस्तु की जरूरत पड़े तो हम आपका सहयोग करेंगे। तो फिर क्या रियासतें मिलना स्वीकार हो जाती है, रियासतें धीरे धीरे करके मिलती है। लेकिन फिर भी कुछ रियासतें रह जाती, वो कहते नहीं हम नहीं मिले। जैसे बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर सिग्नेचर कर रहा हूँ, मैं मृत्यु प्रमाण पत्र पर साइन कर रहा हूँ, मैं राजस्थान में मिलना नहीं चाहता, मेरा तो क्या मृत्यु प्रमाण पत्र है, मृत्यु के बाद में इसमें क्या अपने आप इसे मिला दिया जा रहा है। बीकानेर के शासक नरेश साधु सिंह ने सर्वप्रथम इसके ऊपर हस्ताक्षर किए थे कि हम स्वीकार करते हैं, हम राजस्थान में मिलना क्या स्वीकार करते हैं, सबसे आगे हम ही हैं। तो फिर क्या कुछ रियासतें मान गई थी, लेकिन कुछ रियासतें क्या नहीं मानी थी। फिर कुछ रियासतें ऐसी थी प्रीवियस बॉन्ड थे, कुछ रियासतों को कहा गया था कि अगर कोई रियासतें, भारत सरकार ने कहा था यदि कोई रियासतें हैं जिसके पास अगर 1 करोड़ की आय है और 10 लाख की जनसंख्या है तो वो रियासतें स्वतंत्र रह सकती है। छोटी छोटी रियासतें थी वो तो मिल जाती, लेकिन कुछ बड़ी रियासतें थी वो कहती है कि हम क्यों मिले, हमारे तो क्या पहले ही बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो हम आपके अधीन में क्यों आए, हम तो स्वतंत्र रहेंगे। तो उन्होंने कहा था, घोषणा करती थी यदि 1 करोड़ की आपके पास जनसंख्या, 1 करोड़ की अगर आय है आपके पास और 10 लाख की जनसंख्या है तो आप स्वतंत्र रह सकते हैं। तो ऐसी क्या रियासतें फिर आपस में देखते हैं शासक महाराजा की कौन कौन सी रियासतें। तो 4 रियासतें निकलाती हैं, हमारा जयपुर है, जोधपुर, बीकानेर, जोधपुर है। ये कहते हैं कि हमारे पास 1 करोड़ की आय भी है और 10 लाख की जनसंख्या भी, हम स्वतंत्र रहें, हम क्या स्वतंत्र रहते हैं, किसी के अधीन नहीं होते हैं, तो ये स्वतंत्र रहना स्वीकार करते हैं। लेकिन फिर भारत सरकार ने फिर प्रयास किए थे, कहा था कि आपको मिलना ही होगा, भारत सरकार के दबाव से ये रियासतें भी क्या है मिल जाती है। इस प्रकार राजस्थान का एकीकरण होता है और ये हमने यहाँ तक चर्चा की थी। अब हम राजस्थान के एकीकरण के जो 7 चरण हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो स्वतंत्र तो रहना चाहते थे, फिर इनको रियासतों को मिलना पड़ा। तो ये रियासतें कितनी थी, 19 रियासतें थी, ठिकाने कितने, 3 ठिकाने। और चीफ सिप यानी कमिश्नरी क्षेत्र कितना था, क्षेत्र तो 1 था, लेकिन स्थान कितने थे, 2 बनाए गए। यानी गवर्नर जनरल जब भारत में आते थे तो उन्हें, अभी तो गर्मी चल रही, गर्मी में थोड़ी रहेंगे यहाँ पर, गर्मी में अलग स्थान जाएंगे, सर्दी में अलग स्थान जाएंगे। तो चीफ सिंह क्षेत्र तो 1 था, लेकिन स्थान कितने बनाए गए थे, 2 है। एक तो क्या था, अजमेर मेरवाड़ मुख्य केंद्र था जहां पर केंद्र में देखते थे, और दूसरा था माउंट आबू है। यानी अभी गर्मियों जो मौसम स्टार्ट हो गया तो अभी गवर्नर जनरल के एस लेने के लिए कहां पर जाते थे, माउंट आबू।
और जैसे सर्दियां स्टार्ट होती कहां पर थे, अजमेर आते और राजस्थान के पूरे अधिपत्य के ऊपर स्वीकार करते थे। तो इस प्रकार राजस्थान के 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने आते और एक चीफ से क्षेत्र था। इसके स्थान कितने थे? 2 थे। अब हम राजस्थान के एकीकरण के बारे में पहले तो क्या वैसे तो हमने चर्चा कर ली। जब हमने राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ी थी तो वहां पर हमने चर्चा की थी, लेकिन फिर दोबारा से हम एक बार फिर देखते हैं कि राजस्थान का इतिहास की अगर हम बात करते हैं, इसके जनक कर्नल जेम्स टोड हैं और इसके एकीकरण में कितने 7 चरणों में हुआ था। कौन कौन से वो 7 चरण थे? तो हमने पहले कल भी चर्चा की थी। इसमें मत्स्य संघ के चरण के नाम है मत्स्य, पूर्व, संयुक्त वृत्त संघ राजस्थान। छठे चरण का नाम क्या? संघ राजस्थान रखा गया था और अंतिम का क्या है? पूर्ण रूप से राजस्थान दे दिया। इसके तारीख की अगर बात करते हैं 18 मार्च 1948 प्रथम चरण है, 25 मार्च 1948, 18 अप्रैल 1945, 30 मार्च 1949, 15 मई 1949, 26 जनवरी 1950 भारत का संविधान लागू हो गया। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का संपूर्ण सारी जो क्या है वर्तमान स्वरूप देखने को मिला था। लेकिन जैसे 26 जनवरी 1950 भारत का संविधान लागू होता 19 रियासतें इसमें मिल जाती। तो हम इनके बारे में एक एक पढ़ेंगे। तो प्रथम चर्चा करते हैं मत्स्य संघ, जिसकी अगर हम बात करते हैं प्रथम चरण का कब हुआ था, दिनांक क्या थी, उद्घाटन कब हुआ था? तो 18 मार्च 1948 को राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण का चुनाव और जो उद्घाटन है वो संपन्न होता है। इसका चरण नाम का क्या रखा गया था? मत्स्य संघ रखा गया था। और राजस्थान के एकीकरण के इस मत्स्य संघ का नाम जो रखा गया था किस किस से उसे, यानी कोई कोई तो व्यक्ति होता है, अगर किसी का नाम निकालते हैं तो कोई कोई तो होता है कि उसका परामर्श देने वाला। तो कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी है, के एम मुंशी के प्रयासों से राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ रखा गया था। और इसमें फिर पूछते हैं रियासतें कितनी थी? 19 रियासतों के बारे में चर्चा करें। ये 19 रियासतें मिली थी तभी तो अपना ये राजस्थान का स्वरूप है देखने को मिलता है, वर्तमान स्वरूप है। तो किस प्रकार प्रथम चरण में रियासतें मिलती है? तो प्रथम चरण में अपनी 4 रियासतें मिलती है। अलवर है, भरतपुर है, करौली और धौलपुर। अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर है, ये 4 रियासतें जब इसमें मिलती है, एक इसमें ठिकाना मिलता है, वो कौन सा? निमराना। निमराना ठिकाना है और अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर है, 4 रियासतें जब मिल जाती है तो राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण का उद्घाटन संपन्न होता है, जिसका नाम क्या था? मत्स्य संघ। अब इसके पूछता है कि इसके पीएम कौन से थे? राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण के पीएम कौन से थे? वो कौन से आते हैं? इसके पीएम की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान के एकीकरण के प्रथम पीएम आते हैं, वो कौन से आते हैं? शोभाराम कुम्हावत। कौन से आते हैं? शोभाराम कुम्हावत है। और उसके उद्घाटनकर्ता कौन से आते हैं? एनवी गोडके। इसके उद्घाटनकर्ता कौन से आते हैं? एनवी गोडके। फिर इसमें पूछा जाता है कि राजस्थान के एकीकरण का जो प्रथम चरण था, क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन हैं, राजस्थान के एकीकरण का जो प्रथम चरण था उसके राजप्रमुख कौन से थे? पहले राजप्रमुख भी तो थे, राजा ही तो थे। इसके राजप्रमुख थे वो किसे बनाया गया था? तो राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण के राजप्रमुख उदय भान सिंह को बनाया गया था। कौन से थे? उदय भान सिंह थे। ये कहाँ के निवासी थे? धौलपुर है। तो धौलपुर के उदय भान सिंह को राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण का राजप्रमुख बनाया गया था। अब राजप्रमुख बनेगा तो उससे नीचे का होता है वो कौन सा आता है? उप राजप्रमुख है। तो उप राजप्रमुख किसे बनाया गया था? गणेश पाल वासुदेव को राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण का राजप्रमुख बनाया गया। फिर इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि राजस्थान के एकीकरण का जो प्रथम चरण था यानी मत्स्य संघ था, उसका उद्घाटन कहाँ? उद्घाटन की कोई जगह तो होती है, तो वह किस जगह पर इसका उद्घाटन हुआ था? तो इसका भरतपुर के दुर्ग है, या इसे भरतपुर का दुर्ग कहा जाता है। इसे भरतपुर के दुर्ग की अगर बात करते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, एक आता है लोहागढ़ दुर्ग, दोनों एक ही बात है। तो भरतपुर के दुर्ग को लोहागढ़ दुर्ग कहा जाता है। तो इसका उद्घाटन अपने लोहागढ़ दुर्ग या भरतपुर के दुर्ग के अंदर हुआ था। अब पूछा जाता है कि मत्स्य संघ के जो प्रथम चरण था, मत्स्य संघ था, उसकी प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 184 रुपए प्रति व्यक्ति आय थी। और पूछ लिया जाता है कि यहाँ की जनसंख्या कितनी थी, क्षेत्रफल कितना था? जनसंख्या नहीं, इसका क्षेत्रफल कितना था? प्रश्न पूछा जाता है मत्स्य संघ का क्षेत्रफल कितना था? तो 12,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्या क्षेत्रफल देखने को मिलता है। तो राजस्थान के प्रथम चरण में ये क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला तो इसका क्या दिनांक कौन सी थी? दिनांक क्या थी? 18 मार्च 1948। इसका नाम क्या रखा था? मत्स्य संघ। किसके कहने पर? के एम मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी के। कितनी रियासतें थी? 4, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। और इसकी ठिकाना कौन सा था? निमराना। अलवर का इसमें क्या ठिकाना था? और अलवर को राजधानी बनाया गया था। अलवर को क्या बनाया गया था? राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में अलवर को राजधानी बनाया गया था। अब फिर पूछा जाता है पीएम कौन से थे? तो राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण के पीएम कौन से? तो शोभाराम कुम्हावत थे। उद्घाटनकर्ता पूछा जाता है तो एनवी गोडके। अगर पूछा जाता है राजप्रमुख कौन से थे, तो इसके राजप्रमुख उदय भान सिंह धौलपुर के राजप्रमुख बनाए गए थे। और अगर पूछा जाता है कि इसके उप राजप्रमुख कौन से थे, इसके क्या है राजप्रमुख कौन से थे, तो गणेश पाल बहादुर को इसका राजप्रमुख बनाया गया था। और इसका भरतपुर या अगर हम बात करते हैं लोहागढ़ दुर्ग के अंदर इसका उद्घाटन होता है। और इसमें फिर पूछा जाता है कि प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 184 रुपए थी। और अगर पूछ लिया जाता है आपको कि यहाँ का क्षेत्रफल कितना था, तो 12,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल था। प्रथम चरण अपना कंप्लीट होता है।
इसके बाद हम चर्चा करते हैं दूसरे चरण की। राजस्थान का एकीकरण का कौन सा था? दूसरा चरण है। इसकी नाम क्या था? पूर्व है। मध्य यानी दूसरे का नाम क्या था? पूर्व है। पूर्व राजस्थान या पूर्व कहा जाता है। ठीक है, तो इस चरण की अगर हम बात करते हैं, इस चरण का तारीख क्या थी? उद्घाटन की तारीख क्या थी? 25 मार्च 1948 को राजस्थान के एकीकरण के द्वितीय चरण का उद्घाटन। इसमें कौन कौन सी रियासतें थी? पहले में तो कितनी थी? 4 रियासतें, एक ठिकाना था। दूसरे की अगर हम बात करते हैं, इसमें 9 रियासतें और एक ठिकाना था। कितनी थी? 9 रियासतें और एक क्या था? ठिकाना था। ठिकाना कौन सा था? कुशलगढ़ है। और ठिकाना कौन सा था? किशनगढ़ है। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करते हैं, इसकी रियासतें कौन सी थी? तो बांसवाड़ा है, बूंदी है, बांसवाड़ा है, बूंदी है, झालावाड़ है, डूंगरपुर है, किशनगढ़ है, कोटा है, प्रतापगढ़ है, शाहपुरा और टोंक है। प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक है, और एक कौन सा था? प्लस कुशलगढ़ है। कुशलगढ़ क्या था? इसका ठिकाना था। तो 9 रियासतें प्लस एक ठिकाना बनकर कौन सा बनाते हैं? राजस्थान का दूसरा चरण बनाते हैं। कौन कौन सी थी? बांसवाड़ा है, बूंदी है, झालावाड़ है, डूंगरपुर है, किशनगढ़ है, कोटा है, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक है। और एक इसमें कौन सा आ जाता है? एक अपना ठिकाना आ जाता है, और उस ठिकाने की अगर हम बात करते हैं तो अपना कौन सा? कुशलगढ़ ठिकाना। तो ये कौन सा दूसरा चरण है? इसमें पूछ लिया जाए आपसे कि कितनी रियासतें सम्मिलित थी, तो इसमें 9 रियासतें थी। अगर पूछ लिया जाए कितने ठिकाना था? एक ठिकाना था। अगर पूछ लिया जाए रियासतें और ठिकाने समेत संख्या कितनी थी? 10 थी। 9 + 1 कर दी। अब इसमें आपसे पूछेगा कि राजस्थान के एकीकरण का जो दूसरा चरण हुआ था उसके पीएम कौन से थे? तो उसके पीएम की अगर बात करते हैं तो कौन से आते हैं? गोकुलाल असावा है। कौन से थे? गोकुलाल असावा को पीएम बनाया गया था। और ये कहाँ के निवासी थे? शाहपुरा। शाहपुरा पड़ता है अपने पास में, पड़ता है जयपुर के। तो वहां के क्या है? गोकुलाल असावा को क्या बनाया गया था? यहाँ का शाहपुरा के निवासी थे, पीएम बनाया गया। और उद्घाटनकर्ता की बात करते हैं, राजस्थान के एकीकरण के द्वितीय चरण का उद्घाटन किसने किया था? वही अनवी घोड़किल के द्वारा किया गया था। अनवी घोड़किल के द्वारा किया गया था। अब पूछा जाता है कि राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण का जो राजप्रमुख था किसे बनाया गया था? भीम सिंह को राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण का जो क्या बनाया था? राजप्रमुख है। और बहादुर सिंह को यहाँ का उपराजप्रमुख बनाया गया था। अब पूछ लिया जाए कि राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण का उद्घाटन कहां पर होता है? तो कोटा दुर्ग के अंदर होता है। और कोटा को इसमें राजधानी बनाया गया। पहले में क्या था? अलवर को बनाया, और दूसरे राजस्थान के एकीकरण चरण में क्या है? कोटा को राजधानी बनाया गया था। और कोटा दुर्ग के अंदर इसका क्या होता है? उद्घाटन होता है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? राजस्थान के एकीकरण की अगर बात करते हैं, दूसरे चरण की आय कितनी? 200 रुपए प्रति व्यक्ति आय थी। और क्षेत्रफल की बात करते हैं, 16,807 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल देखने को मिलता है। ये अपना कौन सा होता है? राजस्थान का एकीकरण का दूसरा चरण है। कौन सा? पहला तो इसमें करेंगे नाम क्या है? पूर्व राजस्थान का जाए। दूसरा इसमें पूछ लिया जाए कि इसमें जो रियासतें थी कितनी थी? 9 थी। बांसवाड़ा है, बूंदी है, झालावाड़ है, डूंगरपुर है, किशनगढ़ है, कोटा है, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक और कुशलगढ़ इसमें क्या आ जाता है? पीएम की अगर बात करते हैं तो कौन से थे? पहले कौन से थे? कुमावत असावा थे, गोकुलाल असावा थे, उद्घाटन करता अनवी घोड़किल थे। भीम सिंह कोटा के क्या थे? यहाँ के राजप्रमुख बनाए गए थे। बहादुर सिंह को उपराजप्रमुख बनाया गया था। 200 रुपए प्रति व्यक्ति आए थे। 16,807 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल था। कोटा के दुर्ग के अंदर इसका क्या उद्घाटन किया जाता है? कोटा को राजधानी रखा जाता है। अब हम बात करेंगे तीसरा चरण। कौन सा आता है? तीसरा चरण है। तीसरे चरण की अगर हम बात करते हैं तो तीसरा चरण क्या नाम रखा गया था? तो मत्स्य। पहले का नाम क्या था? मत्स्य था। दूसरे का पूर्व है। तीसरे कौन सा था? संयुक्त राजस्थान। तीसरे कौन सा था? संयुक्त राजस्थान है। और इसकी तारीख क्या थी? 18 अप्रैल 1948। 18 अप्रैल 1948 को राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण का क्या है? बारे में उद्घाटन किया जाता है, उसके बारे में चर्चा की जाती है। अब इसमें पूछा जाएगा कौन कौन सी रियासतें थी? तो इसमें क्या एक दूसरा चरण सारा ही आ जाएगा, यानी पूर्व राजस्थान आ जाएगा, जिसमें कितनी रियासतें थी? 9 रियासतें, एक ठिकाना था। इसके साथ प्लस में क्या? उदयपुर आ जाए। उदयपुर को इसकी ओर जोड़ देंगे, यानी 9 रियासतें प्लस उदयपुर रियासत, 10 रियासत और एक ठिकाना था कुशलगढ़ 11, यानी 10 रियासतों और एक ठिकाना से मिलकर कौन सा चरण बनता है? द्वितीय चरण बनता है, जिसका नाम क्या है? संयुक्त राजस्थान। क्या नाम है? संयुक्त राजस्थान है। तो वो एक बार रिपीट करते हैं, कौन कौन सी रियासतें थी? बांसवाड़ा। दूसरे चरण में कौन सी थी? बांसवाड़ा है, बूंदी है, झालावाड़ है, डूंगरपुर है, किशनगढ़ है, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक प्लस कुशलगढ़ ठिकाना था। और इसमें प्लस क्या जुड़ जाता है? उदयपुर है। उदयपुर को इसमें जोड़ देते हैं तो राजस्थान का तीसरा चरण बन जाता है। और इसकी अगर बात करते हैं, राजधानी किसको बनाया गया था? राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण की राजधानी थी उदयपुर था। एक ही जुड़ा था, उदयपुर की क्या है? राजधानी बनाई गई। अब इसमें पूछा जाता है कि इसके पीएम कौन से थे? तो इसके कौन से आते हैं पीएम की? अगर हम बात करते हैं पहले कौन से थे? पहले कुमावत थी, असावा। तीसरा कौन सा था? माणिक्यलाल वर्मा है। माणिक्यलाल वर्मा को यहाँ का पीएम बनाया गया था। माणिक्यलाल वर्मा को क्या बनाया गया था? पीएम बनाया गया था। इसके बाद अगर तीसरे चरण की बात करते हैं तो इसके कौन से थे? इसकी अगर बात करते हैं उद्घाटनकर्ता कौन से थे? तो घोड़किल चाचा पटेल है। तो जवाहरलाल नेहरू को चाचा पटेल की संज्ञा दी जाती है।
तो इन्हें क्या कहा जाता है? पटेल के द्वारा राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण का उद्घाटन किया गया था। अब पूछा गया कि राजप्रमुख कौन से? राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण के राजप्रमुख किसे बनाए गए थे? तो भूपाल सिंह थे। भूपाल सिंह उदयपुर के थे। भूपाल सिंह उदयपुर को यहाँ का राजप्रमुख बनाया गया था और भीम सिंह जो पहले क्या थे? राजप्रमुख थे। भीम सिंह को नीचे उतार कर क्या बनाया गया था? ऊपर राजप्रमुख बनाया गया। तो राजस्थान का एकीकरण का तीसरे चरण के राजप्रमुख कौन से थे? राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण के राजप्रमुख थे अपने भूपाल सिंह है। और उप राजप्रमुख की अगर बात करते हैं वो कौन से थे? भीम सिंह। कौन से आते हैं? भीम सिंह। अब इसमें एक बात पूछा जाता है कि ये उद्घाटन जो था, यानी राजस्थान के एकीकरण का तीसरा चरण था, इसका उद्घाटन कहां पर होता है? तो इसका उद्घाटन होता है सिटी प्लेस उदयपुर है। जिलों की नगरी कहा जाता है वर्तमान में तो इसे, लेकिन सिटी प्लेस है। तो सिटी प्लेस उदयपुर में इसका क्या उद्घाटन होता है? कौन से चरण का? राजस्थान के तीसरे चरण का, जिसका नाम क्या है? संयुक्त राजस्थान है। अब इसमें पूछ लिया जाए कि राजस्थान के एकीकरण की अगर हम बात करते हैं, राजस्थान के एकीकरण की अगर हम बात करते हैं तो इसके तीसरे चरण में कितने रुपए प्रति व्यक्ति आय? अगर बात पूछा जाए 3016 रुपए प्रति व्यक्ति आए थे। यानी सबसे ज्यादा जो आय थी वो राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण में देखने को मिलती है। और अगर क्षेत्रफल पूछा जाता है 29,777 वर्ग किलोमीटर, 29,777 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल। सबसे ज्यादा इनकम, सबसे ज्यादा क्या थी? प्रति व्यक्ति आय और क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा कौन सा चरण था? तीसरा चरण था। अब हम बात करते हैं इससे अगला चरण पढ़ते हैं, जिसका नाम कौन सा आता है? वर्त राजस्थान। पहला का नाम था मत्स्य है, दूसरे का पूर्व है, तीसरे का संयुक्त है, चौथे का कौन सा आता है? वर्त राजस्थान। कौन सा राजस्थान है? वर्त राजस्थान है। इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो एक तो कौन सा था? अपना पहला जुड़ेगा। एक तो कौन सा जुड़ता है? इसमें कौन कौन सी रियासतें जुड़ती है? इसमें एक तो अगर हम बात करते हैं पहला कौन कौन सा था, ठीक है, इसकी अगर बात करते हैं पहला जो कौन कौन सा था? मत्स्य संघ था। मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें, ठीक है। चौथे चरण की अगर बात करते हैं तो इसकी अगर बात करते हैं तो संयुक्त राजस्थान जुड़ता है। इसमें कौन सा था? पहला प्लस चौथा है, यानी संयुक्त राजस्थान जुड़ता है। संयुक्त को जोड़ेंगे, इसमें क्या थी? जिसके अंदर बात करते हैं कौन कौन सी रियासतों को शामिल किया गया था? मत्स्य था, पूर्व था, संयुक्त है। संयुक्त राजस्थान की अगर बात करते हैं तो इसमें आए थे, हमने जो रियासतें चर्चा की थी, दूसरी की जुड़ती है उदयपुर इसमें सम्मिलित किया जाता है। जैसे ही हम चौथे चरण में आते हैं, जैसे कि आ जाते हैं चौथे चरण में आते हैं तो संयुक्त राजस्थान आता है। संयुक्त राजस्थान जैसे ही आता है तो इसमें हम चर्चा करते हैं, एक तो क्या संयुक्त राजस्थान होगा, एक तो क्या संयुक्त राजस्थान खुद होगा, मत्स्य पूर्व संयुक्त वृत्त की बात, वृत्त की बात कर रहे हैं। वृत्त राजस्थान में एक तो संयुक्त राजस्थान सारा आ जाएगा और एक क्या है? तीन इसमें अलग से जुड़ जाते हैं। तीन अलग से इसमें रियासतें जुड़ जाएगी, जो बड़ी बड़ी रियासतें हैं, जयपुर है, जोधपुर है, जैसलमेर और कौन से आते हैं? बीकानेर है। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और क्या है? बीकानेर इसमें जुड़ जाती है। तो वो कितनी थी? 11 थी। वो कितनी थी? 11 थी। और एक क्या है? 4 ये जुड़ जाती है, ठीक है। तो वो कितनी थी? 11 प्लस एक उदयपुर था, 12 था, और 4 ये जुड़ जाते हैं 11, और 12 4 क्या? 16, और एक प्लस क्या है? इसमें लावा ठिकाना जुड़ जाता है। तो इस प्रकार के 17 को मिलकर क्या बनाया जाता है? वर्त राजस्थान है। तो वर्त राजस्थान की एक बात करते हैं, मत्स्य पूर्व संयुक्त वर्त है। वर्त राजस्थान की एक बात करते हैं, 30 मार्च 1949 को इसका उद्घाटन किया गया था। और इसकी अगर हम बात करते हैं तो संयुक्त राजस्थान एक तो सारा आ जाएगा, एक जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, 4 रियासतें इसमें और जुड़ जाएगी, और एक कौन सा है? लावा ठिकाना है। तो जब ये सभी जुड़ जाते हैं तो 17, यानी 17 इसमें आ जाती है, जिसमें 3 तो क्या आ जाते हैं? ठिकाने आते हैं, और 14 क्या आते हैं? इसमें रियासतें हैं, मिलकर क्या बनाते हैं? हमारा चौथा राजस्थान का एकीकरण का संघ बनाती है, जिसका नाम क्या है? वर्त राजस्थान। इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसके जो पीएम थे वो किसे बनाया गया था? इसके चौथे चरण के पीएम की अगर हम बात करते हैं तो वो कौन बनाए गए थे, ठीक है। चौथे चरण के पीएम हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था। कुमावत, असावा, वर्मा और शास्त्री, यानी हीरालाल शास्त्री इसके क्या थे? पीएम थे। उद्घाटनकर्ता की बात करते हैं तो इसके उद्घाटनकर्ता कौन से थे? पटेल। कौन से आते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसका क्या उद्घाटनकर्ता बनाया गया था, इसका उद्घाटनकर्ता बनाया गया था। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान के एकीकरण के चौथे जो चरण है उसके राजप्रमुख कौन से थे? तो जयपुर चरण है, तो जयपुर को इसकी राजधानी रखा गया था। जयपुर को राजस्थान के एकीकरण के चौथा जो चरण हुआ था उसमें जयपुर को ही राजधानी रखा गया था, और जयपुर के शासन होंगे वो इसके क्या बनेंगे? राजप्रमुख है। तो मान सिंह को राजप्रमुख बनाया गया था। मान सिंह को क्या बनाया गया था? राजप्रमुख बनाते हैं। और भीम सिंह को क्या बनाया गया था? उप राजप्रमुख बनाया गया था। भीम सिंह को क्या बनाया गया था? उप राजप्रमुख है। अगर पूछा जाए राजस्थान के एकीकरण में सबसे बड़ा जो चरण है वो कौन सा है? चौथा चरण। कितना है? चौथा चरण सबसे बड़ा है, यानी इसमें क्या संयुक्त राजस्थान प्लस 4 और जुड़ जाती है, प्लस लावा ठिकाना जुड़ जाते हैं। सबसे विस्तृत क्षेत्र का सबसे बड़ा चरण है वो कौन सा आता है? अपना राजस्थान का एकीकरण का चौथा चरण आता है। अब इसमें पूछा जाएगा कि इसका कहां पर हुआ था। इसकी अगर हम बात करते हैं तो जयपुर में होता है। उद्घाटन का स्थान कौन सा? जयपुर के किले में इसका क्या उद्घाटन किया गया था।
तो राजस्थान के एकीकरण का जो चौथा चरण था इसका नाम है वर्त राजस्थान। वर्त राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो वर्त राजस्थान में राजधानी किसको बनाया गया था, जयपुर को बनाया गया था, ठीक है, जयपुर को बनाया गया था। और इसकी अगर हम बात करते हैं किस समिति की अनुशंसा के आधार पर, पीवी नरसिम्हा राव समिति की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान के एकीकरण का यह चरण था, इसका उद्घाटन जयपुर में किया गया था और उसका नाम वर्त राजस्थान रखा गया था। तो राजस्थान का एकीकरण के कितने होते हैं, 4 चरण संपन्न होते हैं। एक इसमें क्या पूछा जाता है कि राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था इसमें भोपाल सिंह थे, इसमें क्या थे, भोपाल सिंह थे, ठीक है, भोपाल सिंह क्या है, राजप्रमुख थे। भोपाल सिंह की अगर बात करते हैं एकमात्र अपाहिज थे, ठीक है, एकमात्र क्या है, अपाहिज शासक थे, ठीक है। महाराज प्रमुख की बात करते हैं तो आजीवन कौन से आते हैं, अगर हम बात करते हैं कि राजस्थान के एक महाराज प्रमुख आते हैं, ठीक है, महाराज प्रमुख, पहले से कौन से राज प्रमुख फिर उपराज प्रमुख बात करते थे, लेकिन राजस्थान का यह चरण था, इसमें क्या आते हैं, राजस्थान का यह जो चरण होता है इसमें महाराज प्रमुख बनाया जाता है। और महाराज प्रमुख किसे बनाया जाता है, भोपाल सिंह। राज प्रमुख तो कौन से थे, मान सिंह। और उपराज प्रमुख किसे बनाया जाता है, भीम सिंह को है। और इसमें एक आता है उप राज प्रमुख है, ठीक है, कौन सा आता है, महाराज प्रमुख की एक संज्ञा दी जाती है। राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण में है, ये कौन से थे, भोपाल सिंह। भोपाल सिंह उम्र भर क्या है, उप महाराज प्रमुख की श्रेणी में रहते हैं। और ये एकमात्र ऐसे शासक है जो अपाहिज थे, एकमात्र ऐसे शासक। एक बार प्रश्न पूछा गया था कि एकमात्र ऐसे कौन से शासक थे जो अपाहिज थे और जिसे महाराज प्रमुख की संज्ञा दी गई थी। तो महाराज प्रमुख कौन से थे, भोपाल सिंह को। ये राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण में होता है। तो ये इसमें क्या एक विशेष पॉइंट है, ये कौन से आते हैं, राजस्थान का एकीकरण का विशेष पॉइंट है कि महाराज प्रमुख राजस्थान के एकीकरण के कौन से चरण में बनाए गए थे, चौथे में। किसे बनाया गया था, भोपाल सिंह। और एकमात्र शासक जो थे अपाहिज की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या, 4 जो राजस्थान के 4 चरण संपन्न होते हैं एकीकरण के। अब आते हैं 5वां चरण है। तो 5वें चरण की अगर हम बात करते हैं तो इसका नाम क्या कहते हैं, संयुक्त राजस्थान है। इसका नाम अगर बात करेंगे संयुक्त भरित राजस्थान है। पहले का नाम मत्स्य है, दूसरे का पूर्व है, तीसरे का संयुक्त है, चौथे का कौन सा भरित है। 5वें का जैसे संयुक्त भरित राजस्थान यानी पहला प्लस चौथा जुड़ जाते हैं तो कौन सा बनता है, पहला तो क्या था, मत्स्य संघ था। और चौथा की बात करते हैं तो कौन सा भरित है। तो इसका नाम क्या रखा गया था, संयुक्त भरित राजस्थान है। संयुक्त भरित राजस्थान यानी पहला प्लस चौथा को जोड़ दिया जाता है। संयुक्त भरित राजस्थान की अगर बात करते हैं तो इसमें 5वां चरण है। इसमें कौन कौन से आते हैं, इसका पहले तो तारीख देखते हैं। 15 मई 1949 को इसका क्या उद्घाटन किया जाता है। इसमें कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित होते हैं, एक तो भरत राजस्थान का आएगा और दूसरा अगर हम बात करते हैं इसके साथ मत्स्य संघ जुड़ता है। भरत राजस्थान और मत्स्य संघ जुड़ता है तो भरत और मत्स्य की बात करते हैं। और जैसे इसमें क्या है, भरत और मत्स्य जुड़ता है तो वो कौन से 17 प्लस 1 और क्या 18 प्लस 3 इस प्रकार के रियासतें, 3 तो क्या थे इसमें ठिकाने और क्या है 18 रियासतें हो जाती है, एक इसमें और जुड़ जाती है। तो इस प्रकार के इसकी अगर हम बात करते हैं 18 प्लस 3 हो जाते हैं, 3 ठिकाने होंगे और 18 इसमें रियासतें हो जाती है। कौन सी है, 5वां चरण पड़ गए। तो 5वें चरण की अगर बात करते हैं इसमें राजधानी किसको बनाया गया, तो जयपुर विस्तृत क्षेत्र है, वर्त राजस्थान में आता है। तो जयपुर को राजस्थान के 5वें चरण में राजधानी बनाया गया था। अब हम बात कर रहे हैं इसके जो पीएम है, राजस्थान के एकीकरण के जो 5वां चरण है उसके पीएम किसे बनाया गया, हीरालाल शास्त्री को पीएम बनाया गया था। अब हम बात करते हैं इसके उद्घाटनकर्ता कौन से थे, 5वें चरण के उद्घाटनकर्ता कौन है। तो 5वें चरण के उद्घाटनकर्ता कौन से, पटेल को उद्घाटनकर्ता बनाया गया था। इसमें क्या है, बाद में चौथे के बाद में चेंज नहीं किए गए थे, जो पीएम था वो उसको पीएम रखा गया था और जो उद्घाटनकर्ता उसे उद्घाटनकर्ता रखा गया था। तो पीएम तो किससे बनाया गया था, पीएम की अगर बात करते हैं तो पीएम तो वही अपने शास्त्री थे, हीरालाल शास्त्री को बनाए, जयपुर के निवासी थे, उद्घाटनकर्ता पटेल थे। और अगर बात करते हैं राजप्रमुख तो मान सिंह को बनाया गया था और भीम सिंह को क्या बनाया गया था, उप राजप्रमुख। और वही है महाराज प्रमुख किससे बनाया गया था, जो उम्र भर क्या रहे थे, विकलांग की श्रेणी, ठीक है, उम्र भर इसके रहे थे कौन से थे, भोपाल सिंह है, ठीक है, आजीवन पर इसके रहे थे और क्या थे, विकलांग शासक की श्रेणी में आते। तो ये हमारा कौन सा होता है, 5वां राजस्थान का एकीकरण का 5वां चरण पूर्ण होता है। इसकी अगर बात करते हैं 18 प्लस 3 है, 18 रियासतें हैं और 3 इसमें ठिकाने बनाए गए थे। इसका उद्घाटन की अगर बात करते हैं तो इसका उद्घाटन भी कहाँ पर होता है, जयपुर में होता है। और शंकरदेव राय समिति की अनुशंसा के आधार पर प्रश्न आएगा कि राजस्थान के एकीकरण के 5वें चरण की अनुशंसा किसके द्वारा की गई थी, तो एक समिति थी जिसका नाम क्या, शंकरदेव राय समिति, उसकी अनुशंसा पर किया गया था। अब हम बात करते हैं राजस्थान का एकीकरण का 6वां चरण है जिसे राजस्थान संघ कहा जाता है। राजस्थान संघ 26 जनवरी 1950 को सारी 19 रियासतें, पहले तो क्या थी 18 प्लस 3 थी, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो जाता है। भारत के संविधान लागू होने के बाद राजस्थान के एकीकरण की सारी रियासतें मिल जाती है। इसकी अगर बात करते हैं दिनांक की अगर बात करते हैं तो क्या था, 26 जनवरी 1950।
इसमें कौन कौन सी रियासतें थी, इसमें क्या है कौन कौन सी रियासतें थी, कौन कौन सी क्षेत्र सम्मिलित किए गए थे। तो इसकी अगर हम बात करते हैं छठे चरण की, तो इसमें क्या है संयुक्त वृत्त राजस्थान था प्लस शिरोई और अबू शिरोई क्षेत्र था, अबू को छोड़कर इसमें मिला दिया, यानी संयुक्त वृत्त शब्द राजस्थान है। संयुक्त वृत्त राजस्थान को इसके क्या सम्मिलित कर दिया गया था। कौन सा चरण पढ़ रहे हैं, छठा है, जिसका नाम क्या है राजस्थान संघ है। किसका नाम है, राजस्थान संघ है, इसमें बनाया गया था और जयपुर को राजधानी बनाया गया था। ठीक है, छठा चरण है, सारी रियासतें हैं 19 के 19 रियासतें इसमें क्या सम्मिलित हो जाती है। तो राजस्थान का कौन सा चरण है जिसमें 19 रियासतें सम्मिलित हो जाती है, अपना छठा चरण है। कौन सा आता है, छठा चरण है। तो इसमें 18 तो पहले सम्मिलित थी, एक क्या सिरोही को इसमें सम्मिलित कर दिया जाता है। अबू का क्षेत्र छोड़कर सिरोही का जो भाग था वो राजस्थान के छठे चरण में पूर्ण कर लिया जाता है। तो संयुक्त वृत्त में क्या जोड़ दिया जाता है, एक सिरोही क्षेत्र जोड़ दिया जाता है। इसके पीएम की अगर हम बात करते हैं तो वो हीरालाल शास्त्री थे, और राजप्रमुख वही मान सिंह, उपराजप्रमुख भीम सिंह है, और अगर बात करते हैं उद्घाटन करता है तो वही क्या पटेल इसके उद्घाटन करता थे। राजस्थान के छठे चरण के उद्घाटन करता थे कोई कौन से थे, पटेल आते हैं। जयपुर में किया गया था। ठीक है, इसका उद्घाटन भी कहां पर है, जयपुर को राजधानी कहा गया तो जयपुर में करेंगे। तो इससे राजस्थान के छठे चरण में सभी रियासतों का एकीकरण हो जाता है, सभी रियासतें मिला दी जाती है। अब हम बात करेंगे अंतिम और लास्ट चरण है, राजस्थान का 7वां चरण है 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के सभी जो विस्तृत जो रूप है वर्तमान का स्वरूप देखने को मिला था। इसका नाम क्या रखा गया था, इसके नाम की अगर बात करते हैं राजस्थान, पूर्ण राजस्थान नाम रखा गया था। राजस्थान के 7वें चरण का नाम क्या रखा गया था, संपूर्ण राजस्थान है, यानी आज का स्वरूप देखने को मिलता है। एकमात्र राजस्थान कहा जाता है। सभी रियासतें सभी भूगोल इसमें भौगोलिक संरचना मिल गई थी। इसकी अगर हम बात करते हैं राजस्थान के एकीकरण में एक तो क्या था, राजस्थान संघ जुड़ा था। राजस्थान संघ तो इसमें जुड़ गया था, और क्या आबू का क्षेत्र जो छोड़ दिया था, सिरोही को छोड़कर आबू का क्षेत्र था वो इसमें जुड़ जाता है। यानी राजस्थान संघ है 19 रियासतें और 3 ठिकाने प्लस आबू देलवाड़ा का क्षेत्र है और अजमेर मेरवाड़ा है। आबू देलवाड़ा है, अजमेर मेरवाड़ा है और सुनेल टप्पा है। एमपी का जो क्षेत्र है वो सुनेल टप्पा है, वो इसमें क्या है मिला दिया जाता है। और इसकी अगर बात करते हैं स्रोंज भाग झालावाड़ है। इस प्रकार क्या है 19 + 3 + क्या है 1 बनाकर संपूर्ण राजस्थान मिलता है। प्रश्न पूछ लिया जाता है राजस्थान के 7वें चरण में कौन कौन से मिलते हैं, तो एक तो कौन सा आबू दिलवाड़ा का क्षेत्र है। एक अगर बात करते हैं शिरोंज भाग है, ठीक है, अजमेर बिलवाड़ा है, और क्या है सुनील टप्पा, एमपी का क्या है सुनील टप्पा है, और झालावाड़ का शिरोंज भाग है, जो बाद में हमने क्या चेंज किया था कि अगले सेशन में इसके बारे में देखेंगे कि हमने कौन सा उनसे भाग लिया था और कौन सा भाग दिया था। तो इस प्रकार 7वें चरण में क्या होता है 19 रियासतें प्लस एक इसमें और जुड़ता है आबू दिलवाड़ा, और प्लस क्या 3 ठिकाने इसमें शामिल थे। इसमें अगर बात करते हैं पीएम कौन से थे, वही पीएम हीरालाल शास्त्री। 7वें चरण के पीएम कौन से, हीरालाल शास्त्री। अगर हम बात करते हैं इसके उद्घाटनकर्ता कौन से हैं, 7वें चरण के उद्घाटनकर्ता है वही हमारे पटेल। और अगर हम बात करते हैं इसके राजप्रमुख कौन से, 7वें चरण की अगर बात करते हैं 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में क्या हुआ, राजप्रमुख का पद लागू हो गया और प्रथम पंजाब निवासी गुरुमुख निहाल सिंह को राजप्रमुख बनाया गया। तो राजप्रमुख किसे बनाया गया था, पंजाब निवासी गुरुमुख निहाल सिंह 7वें चरण के क्या बने थे, राजप्रमुख बनते हैं। कौन से बनते हैं, राजप्रमुख बनते हैं। और इसकी अगर हम बात करते हैं फजल अली समिति की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान का 7वां चरण है, उसके नाम की अगर हम बात करते हैं तो किसकी अनुशंसा के आधार पर इसका नाम रखा गया था। इसकी अगर हम बात करते हैं 7वां जो भाग है फजल अली की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी, राज्य पुनर्गठन आयोग है, उसकी अनुशंसा के आधार पर राजस्थान के 7वां चरण है वो संपन्न होता है। तो ये हमारे 7 चरण है वो संपन्न होते हैं। एक बार थोड़ा सा फिर स्पीड से देख लेते हैं। प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ रखा गया था, इसमें 4 रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, और एक कौन सा था, निमरना ठिकाना था। अलवर को राजधानी बनाया गया था। राजप्रमुख की अगर बात करते हैं तो वो राजप्रमुख की अगर बात करते हैं प्रथम चरण के राजप्रमुख थे उदयभान सिंह धौलपुर के। और अगर हम बात करते हैं इसके पीएम कौन से थे तो अपने शोभाराम कुमावत है, और इसके उद्घाटनकर्ता कौन से थे, गोडगिल। इस चरण की अगर हम बात करते हैं प्रथम चरण जो था इसकी अगर हम बात करते हैं तो भरतपुर का लोहागढ़ दुर्ग है, भरतपुर या लोहागढ़ का किला है, एक ही बात है उसमें इसका उद्घाटन किया गया। 184 रुपये थे। और इसकी अगर बात करते हैं जनसंख्या क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो 12,000 था। दूसरा चरण का नाम कौन सा आता है, मध्य पूर्व राजस्थान। पूर्व राजस्थान की अगर बात करते हैं 19 रियासतें, पूर्व राजस्थान की अगर बात करते हैं इसमें 9 रियासतें प्लस एक क्या था ठिकाना था। 9 रियासतें कौन सी, तो बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर की संगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक और क्या था कुशलगढ़ था। इसकी अगर बात करते हैं तो 25 मार्च 1948 को था। तीसरे की अगर बात करते हैं तो तीसरा कौन सा था, मध्य पूर्व संयुक्त राजस्थान था। संयुक्त राजस्थान की अगर बात करते हैं तो 18 अप्रैल 1948 को उसका उद्घाटन हुआ था। और इसकी अगर हम बात करते हैं इसमें कौन सा था,
1909 तो ये थी प्लेग ठिकाना था, प्लस एक इसमें उदयपुर जुड़ जाता है, उदयपुर को राजधानी बनाया गया था। ठीक है, इसका काम उदयपुर के किले में होता है। ठीक है, सिटी प्लेस उदयपुर में इसका उद्घाटन किया जाता है। बाकी वही बात है। चौथा चरण कौन सा था? तीसरा प्लस एक, चौथा जोड़ दिया जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर को जोड़ दिया जाता है, इसे वर्ध राजस्थान कहा जाता है। जयपुर को राजधानी बनाया गया था। लावा इसमें क्या ठिकाना जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो 14 + 3 17 प्लस 1 क्या हो जाता है? अपन लावा ठिकाना है। इस प्रकार इसका हुआ था। इसके बाद पांचवा चरण होता है, तो पहला प्लस चौथा मत्स्य संघ और वर्ध राजस्थान जुड़ जाते हैं, तो कौन सा पांचवा संघ बनता है? तो इस प्रकार के पांचवें संघ का उद्घाटन होता है। छठे की अगर बात करते हैं तो छठा 15 मई 1949 की अगर बात करते हैं, छठा चरण है। ठीक है, छठा चरण क्या 30 मार्च 26 जनवरी 1950 को है। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो, छठा चरण हो जाता है। पहला प्लस पांचवा क्या जोड़ते हैं? छठा चरण। इसमें सिरोही को जोड़ दिया जाता है, आबू जो क्षेत्र है उसको छोड़ करके सिरोही इसमें सम्मिलित कर लिया जाता है। तो इसमें 19 रियासतें संपूर्ण रूप से मिल जाती है। फिर आता है अपना सातवां चरण अंतिम रूप से 1 नवंबर 1956 को। इसकी अगर बात करते हैं तो छठा चरण छठा तो इसमें क्या सम्मिलित था? इसमें क्या आबू दिलवाड़ा है और अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र है और कुछ सिरोंज भाग है, हम्पी को वहां पर दिया गया था। बाद में चर्चा के सिरोंज भाग दिया गया था। कौन सा लिया गया था? सुनील टप्पा है। ये क्षेत्र इसमें जोड़ दिए जाते हैं। राजस्थान का वर्तमान स्वरूप देखने को मिलता है। तो फजल अली समिति थी। छठे की बात करते हैं शंकर देवराय समिति थी। पहले की बात करते हैं तो पहले की कौन सी थी? के एम मुंशी के कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी की अनुशंसा के तहत इसका नाम रखा गया था। पहला कौन सा था? लोहगढ़ दुर्ग में, दूसरा कोटा दुर्ग के अंतर्गत, तीसरा उदयपुर में होता, चौथा जयपुर में, पांचवा फिर जयपुर में होते लगातार। तो इस प्रकार इनका उद्घाटन किया जाता है। तो ये हमारा राजस्थान एकीकरण के बारे में क्या संपूर्ण चर्चा थी, संपूर्ण निचोड़ थी, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद हम अगले सेशन में क्या अपने राजस्थान के अलग पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे। देखते हैं कौन सा पॉइंट निकल कर आता है। तो आज के लिए इतना ही। ओके दोस्तों, खुश रहें, मस्त रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।